आदमी प्यासा मरने से बच जाएगा तो बगीचे बच जाएंगे। बंगले वाले और बगीचे वाले सोचते हैं कि बगीचा बच जाए। आदमी का क्या है, मर जाएंगे तो और पैदा हो जाएंगे। हमारे देश के भोले भाले नेता रघुपति राघव राजाराम की धुन, भाषण और उपदेश से शराबबंदी कर देना चाहते हैं। हमारे देश में शहर शहर और गांव गांव में भट्टियां हैं। पुलिस और आबकारी विभाग के सहयोग से ये बढ़ती चली जा रही है। ये गृह उद्योग सारे देश में नशा सप्लाई कर देंगे। मौका आया तो गांधी दर्शन केंद्र में भी भट्टी खुल जाएगी। क्रांति हुई है तो कुछ बदलना चाहिए, ना बदले तो जनता तो यही कहेगी कि क्रांति हुई नहीं। अब क्रांति यही हो सकती है कि पुराने बेईमानों की जगह नए बेईमान बिठाए जाए, पुराने स्वार्थियों की जगह नए स्वार्थी फिट किए जाए। यही तो क्रांति है। वो जितनी टुच्चाई, बदमाशी, झूठ, पाखंड, छल कपट, अत्याचार चाणक्य ने सिखाए, उतना पूरी दुनिया में किसी गुरु ने शासकों को नहीं सिखाया। हमारे शासक तो जनता में अज्ञान, अंधविश्वास, भाग्यवादी फैलाते हैं। यह सब चाणक्य की ही शिक्षा है। YouTube चैनल सतरंगी रे व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बाजारवादी संस्कृति की हवा के साथ साथ घटा के संग संग अंग्रेजी के एक शब्द एंजॉय करना जैसा लोगों की मानसिकता पर छा गया था। आनंद की जो अविरल धारा हमारे तन मन में बहती थी, अब वो सूख चुकी थी। इसलिए अब एक बाल्टी आनंद करने के लिए हमें एक टैंकर मंगवाना पड़ेगा। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में अड्डेबाजी के लिए आ रहे व्यंग्यकार कपिल शास्त्री। व्यंग विधा बड़ी ही रोचकता से सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक विसंगतियों पर करारा तंज कसती है, कटाक्ष करती है, जो पाठक की उत्सुकता को बनाए रखते हुए उसे हंसाती, गुदगुदाती है। वह इन विसंगतियों के प्रति गंभीर चिंतन को प्रेरित करती है। समाज में जो कुछ हमारे देखते हुए भी हम नजरअंदाज कर देते हैं, व्यंग फिर से हमें उन अलक्षित क्षणों के दर्शन करवाता है। व्यंग्यकार कपिल शास्त्री व्यंग लघु कथा संपादक एवं डिजिटली कंटेंट राइटिंग 1989 से कर रहे हैं। लेखन का विधिवत प्रारंभ 1989 में लघु कथा से हुआ। आपकी प्रकाशित कृतियों की बात की जाए तो आपकी वनिका पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित लघु कथा संकलन बूंद बूंद सागर में 4 लघु कथाएं, इंद्रधनुष, ठेला, रक्षाबंध और कवर प्रकाशित हुए। वनिका पब्लिकेशन द्वारा ही प्रकाशित द्वितीय लघु कथा संकलन अपने अपने क्षितिज में 4 लघु कथाएं हारजीत, सेफ्टी वॉल, ढोंग और 4 रुपए की खुशी प्रकाशित हुई। राष्ट्रीय पत्रिका सत्य की मशाल और अविराम साहित्य की में आपकी लघु कथाएं प्रकाशित हुई है। आपकी कृतियां फेसबुक लघु कथा ग्रुप्स में नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। आपकी रचनाएं स्टोरी मिरर.com, होप्स मैगजीन और प्रतिलिपि.com में प्रकाशित हुई है। आपका पहला लघु कथा संग्रह जिंदगी की छलांग 2017 में वनिका पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित हुआ है। सांस्कृतिक मंच उज्जैन द्वारा जिंदगी की छलांग को लघु कथा विधा में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको क्षितिज साहित्य की संस्था द्वारा वर्ष 2018 का नवोदित लेखक सम्मान दिया गया था। आप राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका सत्य की मशाल में समाचार संपादक थे। अट्टहास पत्रिका में आपके कुछ व्यंग्य प्रकाशित हुए हैं। पड़ाव और पड़ताल के 29वें खंड में 11 लघु कथाएं प्रकाशित हुई है। टीम सतरंगी रे आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती है। मिलते हैं व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग। यदि आप व्यंग्यकार समीक्षा तेलंग को सुनना चाहते हैं तो आई बटन को प्रेस करिए। नमस्कार, मैं कपिल शास्त्री आज व्यंग अड्डा के मंच पर अपना व्यंग क्वालिटी टाइम प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं परवेश जैन जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक नवोदित व्यंग्यकार को अवसर दिया। तो क्वालिटी टाइम ये बाजारवादी संस्कृति की हवा के साथ साथ घटा के संग संग एंजॉय करना लोगों की मानसिकता पर छा गया था।
धनाढ्य नव धनाढ्यों के आलीशान गलियारों से होता हुआ मध्यम वर्गियों के घरों में भी बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस गया था। हिंदी में इसका तर्जुमा करें या भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे समझने की कोशिश की गई तो ये समझ में आया कि ये तो जीवन का आनंद लेना है। अब लेना शब्द आ गया तो मतलब साफ है कि भाई जेब ढीली होने वाली है। कुछ नियत समय के लिए ही हमें आनंदित होना है और उसके लिए तय रकम चुकानी। आनंद की जो अविरल धारा हमारे तन मन में बहती थी वो शायद कहीं सूख चुकी थी। इसलिए अब हमें कुछ बाल्टी आनंद प्राप्त करने के लिए एक टैंकर मंगवाना पड़ेगा, हमें एंजॉय करना पड़ेगा। चलो जैसे तैसे इसे समझ लिया तो अब इसका एक और परिष्कृत रूप आ गया कि क्वालिटी टाइम एंजॉय करो। ये शायद विवाहितों के लिए था और खासकर अधेड़ जोड़ों में इसका सीधा असर पत्नियों पर हुआ। पतियों को आत्मग्लानि से भर देने के लिए इसका प्रयोग अस्त्र शस्त्र की तरह किया जाता है। चलो इसे भी हिंदी में समझते हैं, यानी गुणवत्ता वाला समय या उच्च गुणवत्ता वाला समय। जहाँ तक किसी उत्पाद की गुणवत्ता का प्रश्न है तो ये समझ में आता है कि उसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला होना लाजमी है। इसी तरह श्रीमती जी और बच्चे खुश रहें इसके लिए पति व पापा की गुणवत्ता भी परखी जानी चाहिए, ऐसा कुछ समझ में आता है। अर्थात नौकरियों में और काम धंधे व्यापार में बढ़ोतरी के बाद अब आपकी जिम्मेदारी स्पाइडरमैन के एक संवाद की विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह दोनों तरफ बढ़ गई है। अगर आप गुणवत्ता वाला समय अपने परिवार को देना चाहते हैं तो पहले आपको अपने अंदर कुछ गुणों का विकास करना पड़ेगा जिससे श्रीमती जी संतुष्ट हो सकें और कहें कि हाँ पतिदेव, ये था गुणवत्ता वाला समय, आपका सानिध्य ही कितना गुणकारी है। ऐसा कुछ सुनने के लिए मन लालायित था, परंतु हुआ ठीक इसके उल्टा। किसी उत्पाद की गुणवत्ता नापने के लिए तो अनेक यंत्र हैं, किंतु पति की गुणवत्ता नापने का बैरोमीटर तो श्रीमती जी के ही पास है। लिहाजा इस शब्द के आते ही समस्त अधिकार ही उनके पास आ गए। क्वालिटी टाइम को आपने परिभाषित तो कर लिया, परंतु इसके कार्य पालन में, इसे साबित करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि देवकी का 8वां पुत्र कौन, किसे क्वालिटी टाइम कहोगे। इस दिशा में अगर आपने पूर्व में किए गए प्रयास गिनाने शुरू किए तो अधिकांश खारिज हो जाएंगे। देखो प्रिय, मैं तुम्हें उस रोज घुमाने ले गया था ना, वो हाट से सब्जी भाजी लाने को तुम क्वालिटी टाइम कहते हो, लानत है। लो, एक दावा तो अभी ही खारिज हो गया। फिर आप दूसरा दावा पेश करोगे कि हे प्रिय, उस रोज मैंने तुम्हें बड़ा तालाब और न्यू मार्केट भी घुमा दिया था और पानी पूरी भी खिला दी थी, तो वो भी तो अपना क्वालिटी टाइम हुआ ना। वो तो तुम अपने किसी काम से अपने साथ ले गए थे, ये कोई विशुद्ध क्वालिटी टाइम नहीं हुआ। क्वालिटी टाइम मतलब जो समय तुमने पूरी तरह मेरे लिए निकाला हो, जो पूरा दिन सिर्फ मुझे ही दिया हो, मुझे खुश कर दिया हो, वो होता है क्वालिटी टाइम। अच्छा, तो ये तो इस शब्द से परिचित होने से पहले भी होता था कि मैं एक पूरा दिन तुम्हारे लिए निकाल देता था और बच्ची चिढ़ जाती थी जब बच्ची से बोलता था कि आज तो मम्मी का दिन है, तो फिर उसने भी अपना स्वयं घोषित दिन निकालना शुरू कर दिया कि पापा आज मेरा दिन है। तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया, सब करते हैं और कोई शिकायत नहीं करते। बड़े बड़े लोग तो वीकेंड मनाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, और तुम यही घुमाकर बड़ी डींग मार रहे हो। ओह, ये दावा भी खारिज हो गया। हे प्रिय, याद करो उस दिन तुम चौक में 10-12 दुकानों में जाकर कपड़ों के मोल भाव कर रही थी और मैं बाहर शांतिपूर्वक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे क्वालिटी टाइम के लिए मैंने कितना धीरज से काम लिया।
बाहर खड़े होकर घूर घूर कर देख रहे थे और मुझ पर एक मानसिक दबाव बना रहे थे। मैं तो अच्छे से परचेजिंग भी नहीं कर पाई। अब इसमें भी मीन मेक निकल आई। याद करो प्रिय, मैं तुम्हें मॉल में फिल्म दिखाने भी ले गया था और 150 रुपए के पॉपकॉर्न और कोका कोला भी पिलाया था। उस वक्त मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ था। उस बात को तो बहुत वक्त बीत चुका है, कब तक गड़े मुर्दे उखाड़ते रहोगे? उस समय हॉल में मेरे साथ बैठे रहना तो तुम्हारी मजबूरी थी। हे प्रिय, शहर के कोई भी दर्शनीय स्थल अब देखने से नहीं बचे, कोई रेस्टोरेंट नहीं बचा, फिर भी तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि हमने भी कोई क्वालिटी टाइम बिताया है। अब इसके जवाब में आपका अन्य पतियों से तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो जाएगा कि उनको देखो, उसको देखो, इसे कहते हैं क्वालिटी टाइम। तुम तो हर वक्त अपने मोबाइल में ही लगे रहते हो और क्वालिटी टाइम का सत्यानाश कर देते हो। इस मामले में पड़ोस के अपार्टमेंट में रहने वाला योगेश मेरा ही नहीं, समस्त अपार्टमेंट वासियों पतियों का परम शत्रु है। गैलरी में आकर चिल्लाता है, यू डार्लिंग, योर टी एंड ब्रेकफास्ट इज रेडी। समस्त पत्नियां जल भुन जाती हैं। वह अन्य पतियों पर दबाव बढ़ जाता है। कमीना अनवरत क्वालिटी टाइम मुहैया करवाता रहता है। अन्य पत्नियां अवसादग्रस्त हो जाती हैं कि ऐसा राजकुमार उन्हें क्यों नहीं मिला। अगर सोसाइटी में यह मुद्दा उठाया गया तो समस्त पत्नियां उसी के पक्ष में खड़ी नजर आएंगी। अगर वह इतना हट्टा कट्टा ना होता तो सब मिलकर उसे पीट पाट डालते। पत्नियों की अदालत में तो लेखन किसी प्रतिभा के दायरे में ही नहीं आता, बल्कि इसे क्वालिटी टाइम सत्यानाशक माना जाता है। ये क्वालिटी टाइम भी कितना क्षण भंगुर है। पल दो पल ही साथ रहता है, फिर नए पल की तलाश शुरू हो जाती है। हे क्वालिटी टाइम, तुम एक ऐसे पात्र हो जिसमें असंख्य छिद्र हैं, जिसमें से आनंद के पल फौरन ही रिस जाते हैं। तुम बहुत जल्दी भुला दिए जाने वाले हो। तुम जरा भी स्थायी नहीं हो। तुम लुढ़कते पत्थर हो। तुम्हारा कोई ठोर ठिकाना नहीं। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? तुम्हारे अस्तित्व में आने के बाद मेरे सारे गुण भी अवगुण में बदल गए हैं। तुम्हें खोजने के प्रयास में लोग वास्तविक आनंद भी भूल गए हैं। तुम्हारे कई चित्र फेसबुक पर दिखाकर लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने क्वालिटी टाइम गुजार कर बड़े सुख प्राप्त कर लिए हैं। तुम्हें लेकर पति पत्नी में कोई सामंजस्य नहीं है। पत्नियां तुम्हें किटी पार्टीज में ढूंढ रही हैं और पति कहीं और। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हारे बिना भी अपने परिवार को खुश रख सकता हूँ। हे प्रिय, तुम वो वक्त याद करो जब हमें क्वालिटी टाइम बिताने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं गाता था, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। और तुम गाती थी, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। अभी आपने सुना व्यंग्यकार कपिल शास्त्री को, उनके व्यंग क्वालिटी टाइम। दोस्तों, आपके व्यंग कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स में आके अवश्य दीजिए। और यदि आप भी व्यंग लिखते हैं तो अपना एक व्यंग वीडियो बनाइए और स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें भेजिए। हम अवश्य उसे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। मैं परवेश आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए व्यंग्यकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।